अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ हियर। इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से पहले ये देख लेते हैं कि ये जो प्राइसेस हैं स्टॉक मार्केट की, ये क्यों चेंज होती हैं, ऊपर नीचे क्यों हो रही होती हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट की प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं मार्केट फोर्सेस से। और मार्केट फोर्स कहाँ से आती है? ये सप्लाई और डिमांड के इम्बैलेंस से आती है। ठीक है, अच्छा, मार्केट में होता क्या है कि मार्केट में जब मार्केट चल रही होती है तो बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं, ख़रीदने वाले भी होते हैं, बेचने वाले भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मार्केट के अंदर अग्रेसिव बायर होंगे, ठीक है, अगर मार्केट के अंदर ऐसे ख़रीदार होंगे जो मार्केट का रेट देखे बगैर मार्केट में बाय करना चाहते हैं, स्टॉक को बाय करना चाहते हैं। ठीक है, उनको कोई ख़बर है, कोई न्यूज़ है, कोई उनको इनसाइडर है कि वो मार्केट में बाय करते जा रहे हैं, रेट को नहीं देख रहे, रेट जो भी चल रहा है, ठीक है, आगे महंगा है सस्ता नहीं देख, उनको लगता है कि आगे 1-2 महीने में प्राइस बहुत ऊपर जाने वाली है, तो वो अभी इस सिचुएशन को यूज़ करके वो बाय करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं अग्रेसिव बायर, और उनकी बाइंग से मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और सप्लाई ख़त्म हो जाए, बात है बेचने वालों को अगेंस्ट वो सारे लेते जा रहे हैं, बाय करते जा रहे हैं, तो स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, इस तरह अगर लोगों को लगता है कि आगे कोई न्यूज़ बुरी आने वाली है और मार्केट या बुरी आने वाली है या आ चुकी है, अब मार्केट का रेट नीचे जाएगा तो मैं अभी बेच दूँ, वो रेट को देखे बगैर के ऊपर है नीचे है, वो अपना मार्केट के अंदर बेच देता है। ठीक है, जो भी रेट चल रहा है, जो भी उसका स्टॉक है, वो उसको सेल करना चाहता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं एग्रेसिव सेलर। वो नहीं वेट कर रहा, वो चाहे जो भी रेट चल रहा है बेचो, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर रेट नीचे जाता है, क्योंकि सप्लाई मार्केट के अंदर आ रही है, डिमांड है ही नहीं। बायर इतने एग्रेसिव नहीं है जितने सेलर है। ठीक है, तो अगर मार्केट के अंदर एग्रेसिव बायर्स होंगे तो मार्केट का रेट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड पर ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस खड़ा हो जाता है। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि डिमांड ओवर रूल कर रही है सप्लाई पे। अगर मार्केट में एग्रेसिव सेलर्स होंगे तो ये क्या करते हैं, ये डिमांड एब्जॉर्ब हो जाती है, सप्लाई ओवर रूल कर जाती है, तो मार्केट के अंदर इनकी सेलिंग की वजह से सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कमज़ोर पड़ जाती है, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और इस इम्बैलेंस से जो फोर्स जनरेट होती है उससे वो नीचे जाती है मार्केट। तो ये वो मार्केट फोर्स है, ठीक है, जिससे मार्केट ऊपर एग्रेसिव बायर से जाती है और नीचे एग्रेसिव सेलर से जाती है। तो मार्केट के अंदर एग्रेसिव खरीदार होंगे तो ऊपर जाएगा रेट, अग्रेसिव बेचने वाले होंगे तो नीचे जाएगा रेट। ये सिंपल फार्मूला है। ठीक है, अब लोगों को क्यों लगता है कि उसने बाय करना, सेल करना, ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो मार्केट का रेट इस वजह से चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह इम्बैलेंस ऑफ सप्लाई और डिमांड की वजह से मार्केट ऊपर नीचे आपके सामने रेट फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं स्टॉक मार्केट्स के। अच्छा, स्टॉक मार्केट में अच्छा, अब टेक्निकल एनालिसिस है क्या? टेक्निकल एनालिसिस बड़ी सिंपल चीज़ है। मार्केट का जो डाटा होता है ना, ठीक है, डाटा जैसे प्राइस है, वॉल्यूम है, इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसको स्टडी करके हम मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट को फोरकास्ट करते हैं कि मार्केट आगे क्या लगती है। ठीक है, जो मार्केट का रेट चल रहा होता है, ठीक है, चेंज हो रहा होता है, उसकी टेप बन रही होती है। ठीक है, तो उस टेप को कहते हैं चार्ट्स। ठीक है, तो वो चार्ट्स पे टेप बन रही होती है तो उसका चार्ट बन जाता है। ठीक है, उसमें वॉल्यूम भी नीचे आ रहा होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वो आपको वॉल्यूम होता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए, कितने उसके अंदर ट्रांजैक्शंस हुई उस टाइम पे। ठीक है, जब वो रेट चेंज हो रहा है तो वो साथ साथ आपको नीचे वॉल्यूम भी मिलेगा हिस्टोग्राम की फॉर्म में। ठीक है, तो वो जो चार्ट आपको मिलता है आपने उस पर स्टडी करनी है। ठीक है, और उस पर स्टडी करके आपने एक एनालिसिस निकालना है कि ये आप किस डायरेक्शन में प्राइस जा सकती है आगे, बेस्ड ऑन दी करंट सिनेरियो के जिस तरह वो चार्ट मूव कर रहा है। ठीक है, हिस्ट्री को देखें, प्रेजेंट सिनेरियो को देखें और आगे को फोरकास्ट करें, तो आगे प्राइस की क्या डायरेक्शन, इसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस है स्टडीइंग चार्ट्स। ठीक है, अच्छा, चार्ट्स क्या होते हैं? चार्ट्स यही होते हैं कि जहां अब जो भी फैक्टर्स हैं, जो हो रहे हैं हालात, ठीक है, फंडामेंटल, जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सब का असर प्राइसेस पे आ रहा होता है। जाहिर बात है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो लोगों को लगता है। ठीक है, लोगों को वो मतलब जो भी फैक्टर्स इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, क्राइसिस आ गया, कुछ भी हो गया, वो लोगों पे अफेक्ट करेंगे, लोगों की सोच पे। जब वो लोगों की सोच पे अफेक्ट करेंगे तो ग्रीड और फियर
ठीक है। इसके तहत फिर वो लोग जो हैं वो मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, और ट्रेड करने से आपका सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस आता है और आपकी प्राइस चेंज होती है। तो बेसिकली वो जो सारी फोर्सेस हैं जो इस मार्केट के अंदर अफेक्ट करती हैं प्राइसेस को, वो ऑटोमेटिकली रेट्स के ऊपर वो आ जाती हैं, कि रेट्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ जाता है। तो ये फिर चार्ट्स हैं, इससे हम परसेप्शन मीट्स टू रियलिटी, तो ये बेसिकली इस चीज़ का मतलब है कि जो भी कुछ हो रहा है रेट्स के ऊपर उसका इफेक्ट डर रहा है और आपको चार्ट्स फॉर्म में वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, चार्ट्स के अंदर बेसिक दो फॉर्मेशन होती हैं, एक प्राइस होती है, एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो आपको प्राइस की स्टडी करनी पड़ती है और फिर वॉल्यूम साथ देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप स्टडी करके और इसको आगे लेके अगर प्राइस के आगे फिर देखें कि प्राइस को आप स्टडी करें तो मोमेंटम देख सकते हैं, स्ट्रक्चर किस तरह चल रहा है, सेंटीमेंट्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्राइस और वॉल्यूम की जजमेंट से प्ले हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 फैक्टर्स हैं जो टेक्निकल एनालिसिस पे करते हैं: सप्लाई, डिमांड, फियर एंड ग्रीड, प्रोबेबिलिटी, द हर्ड, क्राउड साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो टेक्निकल एनालिसिस पे से लिंक्ड हैं, और टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली वर्किंग भी क्राउड साइकोलॉजी, ठीक है, फियर एंड ग्रीड, हर्ड, इन सारी चीज़ों को मिला के टेक्निकल एनालिसिस पे ना ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिलॉसफी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, 3 फिलॉसफी हैं जी। पहली फिलॉसफी ये है कि मार्केट जो है ना, एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग, जो कुछ मार्केट में हो रहा है, ठीक है, जो कुछ इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जो कुछ हो रहा है उसका इफेक्ट चार्ट रेट पे आ ही रहा है। ठीक है, और रेट पे जब आ रहा है, ठीक है, तो तमाम जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको प्राइस मार्केट प्राइस पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और उस वजह से हमें उन चीज़ों को नहीं देखना कि इकोनॉमिकली फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह को नहीं देखना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्राइस पे इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ प्राइस की स्टडी करनी है। तो जो टेक्निकल एनालिसिस वाले होते हैं वो यही बिलीव करते हैं कि हमने सिर्फ अपनी चार्ट्स को रीड करना है। ठीक है, ठीक है, हमें नहीं लगे कि यार कौन सी खबर है, इकोनॉमिकल फंडामेंटल न्यूज़, ये इनसे क्या इम्पैक्ट आएगा, कितना आएगा इसका ना, इसके फिगर मतलब फैक्ट वाइज क्या होगा। हम जस्ट ये देखते हैं कि ये चीज़ें आ गई हैं और इसका इम्पैक्ट चार्ट्स पे उसने ले लिया है प्राइस ने, अब क्या चलता है, अब क्या लगता है, तो उसको हम असेस करते हैं। ठीक है, दूसरा ये होता है कि प्राइस जो होती है वो ट्रेंड में मूव होती है। जाहिर बात है, ह्यूमन स्पीशी है। ठीक है, तो हमारा एक क्राउड बिहेवियर है, ठीक है, हर्ड बिहेवियर है कि अच्छी न्यूज़ आई तो सारे बाय करना शुरू हो जाएंगे, बुरी न्यूज़ आई तो सारे सेल करना शुरू हो जाएंगे। तो एक उस बिहेवियर की वजह से जो ह्यूमन बिहेवियर है उस वजह से क्या होता है, प्राइस ट्रेंड में मूव करती है। ठीक है, किसी डायरेक्शन में, साइड वे भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो मार्केट के अंदर तो वो साइड वे भी मूव होती है, लेकिन आपको ज़्यादातर जो एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस है उसमें यही अजम्पशन होती है कि मार्केट किसी ट्रेंड की तरफ चलेगी। ठीक है, थर्ड ये हिस्ट्री ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। जाहिर बात है, जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, शेयर की बाय परचेज और सेल कर रहे हैं, तो हम लोग इंसान हैं। तो 10 साल पहले भी हम लोग ट्रेड कर रहे थे, तो हमारे जो बिहेवियर थे उस टाइम, जो भी इकोनॉमिकल सिचुएशन, न्यूज़, मीडिया, जो भी हमारे ऊपर जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारे रिएक्शन थे, ठीक है, वो कुछ सेम ही रहते हैं, आइडेंटिफाइड ही रहते हैं। ठीक है, तो हमारा एज ए ह्यूमन पैटर्न बिहेवियर रहता है कि हम कुछ चीज़ों पे, जैसे ग्रीड है, फियर है, पैनिक कर जाते हैं, कभी लालच में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के ना चार्ट्स पे उसका एक इफेक्ट ऐसा आता है कि जो पैटर्न हमारा 5 साल पहले बना था, ठीक है, वो दोबारा बन सकता है। ठीक है, चार्ट पे जो सिनेरियो 2 साल पहले बना था, 2 महीने पहले बना था, वो आज बन सकता है। तो उस बेसिस पे हम टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट की प्रिडिक्शन या फोरकास्ट कर सकते हैं कि मार्केट आगे क्या बिहेव कर सकती है। सो जो ये प्राइसेस होती हैं, ये बिल्कुल, ये जो रेट चल रहे होते हैं मार्केट के अंदर, ये रैंडम नहीं होते बिल्कुल, मतलब इसको बिल्कुल ही नॉइज नहीं होती। ठीक है, लेकिन लॉजिकल भी नहीं होते। ये नहीं कि आप इसको बिल्कुल हर चीज़ में लॉजिकली फिट करें। ठीक है, तो समहाउ आप कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस से अपना वे फाइंड कर लेंगे कि मार्केट क्या चाहती है और वो किस तरह मूव करना चाहती है या किस तरह मूव कर सकती है। तो वो आप एक फाइंड कर दो। साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको आप साइकोलॉजिकली ज़्यादा लें, लॉजिकली इन चीज़ों में ना चलें। ठीक है, ठीक है, रैंडम भी नहीं है लेकिन लॉजिकल भी नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजिकल है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने यहाँ वाई वाली स्टडी क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस चीज़ों पे नहीं चलना। ठीक है, जो मार्केट कह रही है, जो नज़र आ रहा है, जो हो रहा है, उसी के हिसाब से आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस को हम करें क्यों? ठीक है, इसके फ़ायदे क्या हैं?
इसके बहुत से फ़ायदे हैं। हम ट्रेडर हैं, हम इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए बैठे हुए हैं और हम इसमें स्टॉक को लेते हैं और फिर बेचते हैं, ठीक है। और हम यही चाहते हैं कि हम सस्ता लें, महंगा बेचें, प्रॉफिट कमाएं, अच्छी पोजीशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, बुरी पोजीशन से निकलें, ठीक है। और कब हमें टाइम का पता चले, ये सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस देता है। मतलब ये कि फाइंडिंग की प्रेशर पॉइंट्स, किस लेवल से उठेगा, किस लेवल से गिरेगा, वो प्रेशर पॉइंट कौन से हैं, ये हमें टेक्निकल बताता है, ठीक हो गया। प्लान्ड एंटिसिपेशन, अब वो जो लेवल हमारे निकल आए हैं, प्रेशर पॉइंट कहाँ से उठेगा, ठीक है, उसको हमने ट्रेड कैसे उसकी बनानी है, मतलब उसमें हमने फिर एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है, उसकी प्लानिंग क्या करें, ठीक है। तो वो हमें फिर ये एंटिसिपेशन प्लान भी देता है टेक्निकल एनालिसिस। तो इस तीसरा ये कि बाय करना है या सेल, मार्केट के अंदर लेना है या बेचना है, किस रेट पे लेना है, ये भी हमें ये टेक्निकल एनालिसिस बताता है, ठीक है। फिर अगर ले लिया तो बेचना कब है, और बेच दिया तो फिर लेना कब है, और उसका प्रॉफिट टारगेट क्या रखना है, ठीक है, या प्रॉफिट ले लें या भी होल्ड करें, ये सारी चीज़ें कि पोजीशन को क्लोज कैसे करना है, ये भी हमें टेक्निकल एनालिसिस हेल्प आउट करता है, ठीक है। कैपिटल प्रिजर्वेशन, अच्छा स्टॉक मार्केट है, रिस्क है, कब कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे आपका पूरा सेटअप, आपकी पूरी सोच बिल्कुल यकदम को खबर आ गई कि जी हुकूमत या कोई कोरोना वायरस या कुछ ऐसी खबर आ जाती है मार्केट के अंदर कि जो हम सोच रहे होते हैं वो बिल्कुल उल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्राइसिस आ गया कोई ऐसा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपने एक मार्केट के अंदर जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और एक एंट्री लेंगे, कोई भी स्टॉक आप बाय करेंगे, तो आइडियली तो यही है कि वो प्रॉफिट दे, आपको ऊपर जाए, लेकिन अगर वो नहीं देता, वो आपके अगेंस्ट जाता है, तो इसकी एक खास पॉइंट हो जहां तक वो जाए, तो एक स्टॉप लॉस डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो एक खास पॉइंट तक जाए, फिर आपने स्टॉक को बेचना है लॉस में। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन का मतलब है कि अगर आपका इस मार्केट के अंदर आप कोई शेयर या स्टॉक बाय करते हैं, वो और आपके वो अगेंस्ट चला जाता है, लॉस में चला जाता है, तो लॉस में आपने जल्दी बेचना है, ठीक है। तो वो कौन सा पॉइंट हो जहां आपने लॉस में स्टॉक को बेच देना है कि नहीं भाई ये नहीं चल रहा, हमने एक एनालिसिस किया था, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये नहीं गया, ये नीचे जा रहा है, मैं इससे निकलूं, लॉस में अफोर्ड कर लूं, ये जो मैंने करना है। तो ये हमें स्टॉप लॉस पहले ही पता चल जाता है टेक्निकल एनालिसिस से कि वो कौन सा पॉइंट है जहां मैं अपने अब इस इन्वेस्टमेंट से निकल जाऊं, ये स्टॉक अच्छा है, ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं चल रहा, खत्म, कट, तो आप उसको बेच के साइड कर लें। तो वो कौन सा पॉइंट होगा, कितना आपके अगेंस्ट जाए, तो तब आपने करना, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस बताता है। तो इस तरह आपकी कैपिटल प्रिजर्वेशन हो रही है, मतलब लॉस आप बढ़ा नहीं रहे, आप होल्ड करेंगे तो 100 पे लिया था तो 50 हो जाएगा, 50 का 25 हो जाएगा, 25 का 12 हो जाएगा, हो सकता है ना। तो क्यों ना 100 पे लिया था तो 95 पे आया तो आप निकल जाए, 5 पे लॉस अफोर्ड कर लें, नेक्स्ट जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां आपकी रिकवरी खड़ी हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी, तो आप किसी सिचुएशन में आपने स्ट्रक नहीं होना। डू नथिंग, सबसे बड़ा फायदा टेक्निकल एनालिसिस का ये है कि कब कुछ नहीं करना, चुप करके बैठना है, पेशेंस, ठीक है। हर टाइम मार्केट में नहीं घुसना, ये नॉइज, मतलब मार्केट में कभी कभी ना ट्रेंड ही नहीं होता, साइड वे चल रही होती है, तो उसमें आपने नहीं घुसना होता, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज का वेट करें, आएंगी, पकड़ें और कमाएं। ये नहीं कि आप हर टाइम मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं कि ये अभी ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, इस तरह नहीं करना, अपनी अपॉर्चुनिटीज का वेट करना है। अच्छा, टाइमिंग ये भी बताता है कब बाय करें। अब आपने चार्ट खोला हुआ है, एक लेवल था वो नहीं टूट रहा था, साइकोलॉजिकल फिगर था 100 का लेवल, वहां मार्केट जाती थी गिर जाती थी, फिर 100 पे आती थी गिर जाती थी, अब वो 100 टूट गया और 100 टूट के मार्केट में आपको चार्ट पे नजर आ रहा है, तो अब ये टाइम है आप उसको बाय करो। तो ये कैसे पता चला, ये आपको चार्ट से पता चला कि ब्रेकआउट हो गया है, बाय। अब अच्छा, अगर ये सिनेरियो ऐसा है कि ये मोस्टली चल जाया करता है और ये आपको ज़्यादातर प्रॉफिट देता है, एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है, तो आप अग्रेसिव एंट्री लेते हैं, ज़्यादा पोजीशन साइज भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है यार ये भी कोई नॉर्मल सा ही है, थोड़ा सा मैं पीछे रह के ही चलूँ हालात के हिसाब से, तो आप स्टेप्स में एंट्री लें, थोड़ी लें, फिर अगर और ज़्यादा अच्छा चलता है फिर और बढ़ाते जाएं, इस तरह आप कंजर्वेटिव एंट्री भी ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी असेसमेंट्स, ठीक है। अब ये जो है ना मार्केट, ये 100% नहीं है ना, 80% है, ये 70% और 60% के अंदर घूमती है। तो इसमें ये सारे एजुकेटेड एंड कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं, ठीक है। एजुकेटेड और कैलकुलेटेड तुक्के हैं, गैस हैं। सो इसके अंदर आपने इसी माइंडसेट के साथ लेके चलना है कि आपने ऐसे लेवल्स फाइंड करने हैं जहां आपको रिस्क रिवार्ड क्लियरली फेवर कर रहा हो। मतलब रिस्क अगर आप 1 दे मार्केट को देना चाहते हैं तो आपको 5 मिल रहे हो,
इस तरह की सिचुएशन आपने फाइंड करनी है, और फिर आपकी उसमें 60% 70% भी एक्यूरेसी हो तो दैट्स एनफ, आपको एट द एंड प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि आप 5-10 एंट्रियाँ लेंगे तो उसकी एवरेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। प्रोसेस पे आपकी डेफिनेशन ज़्यादा हो, मतलब प्रोसेस पे तवज्जो ज़्यादा हो। तो ये एजुकेटेड और कैलकुलेटेड रिस्क हैं, ये भी आपको टेक्निकल एनालिसिस बताता है। रिस्क मैनेजमेंट बताता है कि पोजीशन कैसे बिल्ड करनी है। एक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी क्या है, एक स्टॉक नीचे ही जाई जा रहा है तो उसके कौन कौन से लेवल पे मैं उसको और उठाता जाऊँ, ये हमें टेक्निकल एनालिसिस बताता है। फिर कितनी पोजीशन के साइज़ उठानी है, मतलब आपको जब पता है स्टॉप लॉस इतना है तो आप कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, उस लॉस को प्री डिफाइंड करके आप एक पोजीशन साइज़ भी अपना खड़ा कर सकते हैं कि मैंने इस स्टॉक के कितने शेयर लेने हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पोजीशन मैनेजमेंट, पोजीशन पकड़ ली, ठीक है, वो आपके अगेंस्ट चले, उसको एवरेज करना है या निकलना है, ठीक है। अगर एवरेज करना है, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पोजीशन ली है तो उसको एवरेज कहाँ करना है, किन लेवल्स पे करना है, ये टेक्निकल बताएगा आपको, ठीक है। अगर ये पोजीशन आपकी चल गई है और ठीक ठाक प्रॉफिट में 50 पे चीज़ ली थी 80 पे आ गई है, तो आपने उसको पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कहाँ कहाँ करनी है, और फिर दोबारा कहाँ ऐड मोड, मतलब दोबारा फिर कहाँ लेना है, तो ये चीज़ें आपको टेक्निकल बताता है। फिर ये फ्रेमवर्क बताता है, मतलब आप ऐसी चार्ट खोल के मुंह उठा के बैठ जाएं कि मैं अब क्या करूं, ऐसा नहीं होगा। ये टेक्निकल आप एनालिसिस आपको हेल्प करेगा कि आप इस तरह के कुछ डिज़ाइन फिट करें, और जहां इस तरह का डिज़ाइन जब आप फिट करेंगे तो वहां फिर जहां भी मार्केट में आपको लगेगा कि ये डिज़ाइन मेरा पक्का बैठता है, अब मार्केट मेरे उस रेंज के अंदर आ गई है, ठीक है, फिर आप उसके अंदर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो वो पूरा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि जी कोई पैटर्न है या कोई ट्रेंड लाइन है या कोई लेवल है, वो लेवल आपको लगा के चार्ट बना के रखना पड़ेगा। तो ये जो चार्ट वाले होते हैं इनके हर टाइम वो चार्ट्स आप देख रहे होते हैं फिर आगे पीछे, ठीक है, टेक्निकल्स वालों के, तो वो यही होता है कि उन्होंने वो ट्रेडिंग डिसीजन नहीं होता लेकिन एक फ्रेमवर्क होता है कि इस टाइम हमने ये करना है। फ्रेमवर्क एक किस्म का प्लानिंग हुई। न्यूज़ इम्पैक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई खबर देता है यार ये स्टॉक ले ले, ये बहुत ऊपर जाएगा, इसकी ये खबर है, ये इनसाइडर है, ये इसका सीईओ ये करने वाला है, ये इसका जो है ना प्रोडक्ट आ रहा है, या ये इसका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो उस खबर को आप या तो आंखें बंद करके वैसे ही स्टॉक ले लें। दूसरा अच्छा तरीका ये होता है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है ना, आप उसके चार्ट पे जाएंगे, चार्ट में ये लगता है कि ये पैटर्न जो है ना उसका कुछ ऐसा बन रहा है कि वो ऊपर जा सकता है, मतलब चार्ट में कुछ ऐसा बन रहा है कि वो ऊपर जा सकता है, तब आप उस न्यूज़ पर जो टिप है या इनसाइडर है जो भी है उस पर आप रिलाई करें, उस पर आप एतबार करें, ट्रस्ट करें, फिर आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर चार्ट ऐसा लग रहा है कि माहौल नीचे का ही लग रहा है और उधर से खबरें वो आ रही हैं कि ये जी बहुत ऊपर जाएगा, तो फिर आपने लेना। चार्ट की पहले सुननी है, टिप्पों की बाद में सुननी है, ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, ये मार्केट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये रेट चल रहे हैं, टेप बन रही है चार्ट्स के ऊपर, ठीक है, तो वो चलती जा रही है, तो वो तो चलती जाएगी, तो आपने उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, तो वो टेक्निकल एनालिसिस आपको एक वो पावर देता है कि आप उसके ऊपर एक फ्रेमवर्क खड़ा करो, ठीक है। अब ये एग्जांपल है जी, ये ब्रोकर हमें जी कॉल देता है 22 अक्टूबर 2020 को कि ई-फर्ड का फर्टिलाइजर है, ये इसकी कोई फंडामेंटल रीजंस हैं 1 2 3 कि ये जी 72 रुपये पे जा सकता है, अभी 66 रुपये पे है, तो ये जी 22 अक्टूबर को ये कह रहा है, ठीक है। अब ये फंडामेंटली बता रहा है कि ये जी 72 रुपये पे जा सकता है। अब हम जब 22 अक्टूबर पे आए तो ये इधर खड़ा हुआ है 60 रुपये के पास, 59 के पास। जब मैंने इधर आके देखा तो ये ABCD पैटर्न बना रहे हैं। तो टेक्निकल वालों को पता है ABCD पैटर्न क्या होता है कि जब ABC इज इक्वल टू CD होता है तो वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, तो टेक्निकल वाले भी इधर बाय करके बैठे हुए होंगे, तो यहाँ से टेक्निकल वाले बाय करके नियर बाय स्टॉप लॉस देके ये आपका उन्होंने प्रॉफिट किया होगा। फिर मार्केट ऊपर जाती है और ये रेजिस्टेंस ले लेती है 68 पे, ये क्योंकि इसने पहले भी रेजिस्टेंस ली हुई थी, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, फिर ये गैप से नीचे से ओपन होता है क्योंकि डिविडेंड दिया होगा, उसके बाद ये गैप फिल करता है। तो ये टेक्निकल वालों को पता होता है कि ये गैप फिलिंग भी होती है, ये चार्ट्स देख रहे होते हैं टेक्निकल वाले, ठीक है। तो उसने तो ये तो क्या, ये फंडामेंटल वालों ने तो एक कॉल दी कि ये इधर से इधर जाएगा, ठीक है, लेकिन टेक्निकल वाले बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस ली, टेक्निकल वालों को पता चल गया कि यहाँ ये 68 पे रुकेगी, वो निकल गए। फिर नीचे आई, फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन सपोर्ट दे रही है, तो ये अभी टेक्निकल वालों को पता था कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यहाँ से फिर दोबारा उठ सकता है, दोबारा उठा, फिर ये जाके रेजिस्टेंस, उनको पहले पता था कि ये रेजिस्टेंस चलती आ रही है मार्केट के अंदर 68 69 की, तो यहाँ से फिर गिरा, एक्स हुआ, फिर उनको पता चला कि यहाँ से गैप फिल होगा, गैप फिल हुआ, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट होता है तो फिर तो और नीचे वॉल्यूम भी आ गया, जब नीचे वॉल्यूम आया तो टेक्निकल वालों को पता चला कि अब वो बाय करें, उन्होंने बाय किया। कॉल फंडामेंटल वालों ने एक दी, इधर 4-5 आपके बाय कॉल्स बन गई शॉर्ट टर्म,
उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ से एक एक्स हुआ, गैप हुआ, गैप फिर हमें पता है कि वो फिल होना है, स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसमें टेक्निकली प्ले करेंगे। गैप फिल हुआ, उसके बाद उसने जो ब्रेकआउट का लेवल था ना, जब वो ब्रेकआउट हो जाता है तो टेक्निकल वालों को ये चीज़ें आप आगे से सीखेंगे, पता होता है कि जब ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर वो जो ब्रेकआउट का लेवल होता है वो फिर सपोर्ट बन जाती है। तो ये फिर उसने सपोर्ट ली, फिर ऊपर गया, ऊपर जाके वो एक लेवल है 80 का, वहां जाके वो 3 बार टेस्ट होके फिर ड्रॉप लेता है और फिर जाके दोबारा वो सपोर्ट लेता है इस एरिया पे, ठीक है, जो वो ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे टेक्निकल वाले अगेन प्ले करते हैं उसको, फिर ये एक ट्रेंड फॉर्म में चलता जाता है, शेकआउट करता है, बुरी न्यूज़ पे ये क्लाइमेटिक एक्शन, ये भी टेक्निकल वालों को पता है कि इसमें किस तरह बाइंग की जाती है, फिर ये एक चैनल करते 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 100 पर चला जाता है, ठीक है। और अभी टेक्निकल ये बता रहा है कि ये 92 और 95 इसकी रेजिस्टेंस है, वो ये नीचे 81 पे आ सकता है, तो यहाँ बेच दें और यहाँ फिर 81 पे खरीदने वाली करें, ठीक है। तो ये टेक्निकल, तो जो फंडामेंटल है उसने तो एक ही कॉल दी, इतने 2 साल गुजर गए, 3 साल, ठीक है, 2 साल उसने एक कॉल दी कि जी ये 66 से 72 पे जाएगा, और माशाल्लाह से 4-5 महीने भी बता दिए कि इतने महीने हमें इतने मतलब जून 2021 तक, तो वो गया तो सही, ये जून तक तो वो गया, ठीक है, लेकिन हम तो निकल गए 72 पे, तो स्टॉक तो 100 रुपए तक चला गया, 30 रुपए और ऊपर चला गया, तो हम 6 रुपए का क्या करें। तो जब आप टेक्निकल के एक्सपर्ट होते तो आप ये जो 30 रुपए ऊपर गए इसको भी पकड़ लेते, एक तो यहाँ पे ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज पकड़ लेते, 8-10 इधर बनी, 7-8, फिर ये जो एस ने रीटेस्ट किया और फिर यहाँ से एक प्रोग्रेस ली, तो यहाँ से आप इसको पकड़ लेते, और ये 100 साइकोलॉजिकल फिगर पे आपको पता है कि टेक्निकल वालों को पता होता है कि यहाँ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए, तो ये आपका यहाँ आपकी प्रॉफिट टेकिंग चैनल भी बता रहा है तो बनती है, ठीक है। तो ये टेक्निकल जो है ना, ये 1000 बातें आपको बता रहा है, फंडामेंटल चीज़ें बता रहा है, लेकिन फंडामेंटल एक तो बहुत बड़ी ड्यूरेशन दे रहा है और उसकी जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ ट्रेवल है वो 8% है, मतलब 6 महीने में एक ही कॉल है 8% की। लेकिन अगर हम ये टेक्निकल पे करते हैं तो पता नहीं को तकरीबन 10-15 ले बैठे हैं, ठीक है, इस ड्यूरेशन में 10 से 15 अपॉर्चुनिटीज इसमें हमने प्ले कर ली हैं। तो ये फ़ायदा होता है टेक्निकल का, अगर आपने शॉर्ट टर्म काम करना है, अगर आपने इंट्राडे काम करना है, ठीक है, और अगर इवन अगर आपने लॉन्ग टर्म भी करना है, तो टेक्निकल 100 दर्जे आपको अच्छी एक एम्पावर करता है कि आप मार्केट के अंदर डिसीजंस ले सकते हो, मार्केट के जिग जैग मूव को पकड़ के भी बड़ा ट्रेंड भी खा सकते हो, छोटे भी ट्रेंड यूज कर सकते हो। तो ये फायदा है फंडामेंटल और टेक्निकल की कंपैरिजन में बात करूं, ठीक है। तो टेक्निकल आपको लाजमी आपके इसमें उसमें होना चाहिए। अच्छा, डिस्क्रिप्शन वर्सेस प्रिडिक्शन। अच्छा, लोग फंसे रहते हैं स्टॉक में, क्या खबर है, चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, ये ना क्यों में फंसे रहते हैं, ठीक है। देखें मार्केट में जो चल रहा है उस पर एतबार करें, ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है, रेट तो ऊपर जा रहा है ना, अब जब रेट ऊपर जा रहा होता है लोग कहते हैं ऐसे ही जा रहा है, 2 नंबरी है, ये बस पंप एंड डंप है, या इसमें क्या मैनिपुलेशन हो रही है, या स्मार्ट मनी है, या इस तरह की ना बातें करके अपने आप को छोटा कर रहे होते हैं। भाई जो स्टॉक ऊपर जा रहा है, जो रेट ऊपर जा रहा है वो जा रहा है, वो एक रियलिटी है, उसको रियलिटी लेके चलें। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाई, हर जगह क्यों नहीं घुसेड़ना, क्यों, वाई, व्हेन, वेयर, इसको नहीं करना, आपने देखना क्या हो रहा है और आपने एनालिसिस को उसी की तरह लेके चलना है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या कर रहा होता है, वो प्राइस जिस तरह बिहेव कर रही है तो उसको उसी तरह डिस्क्राइब करके वो चल रहा होता है, उसके फ्रेमवर्क डिफाइन करके अपनी अपॉर्चुनिटीज बनाता है और उसमें आप ट्रेडिंग करता है। इन चीज़ों में नहीं फंसता, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, खबर तो है ही नहीं तो टीआरजी क्यों ऊपर जा रहा है, ठीक है, या खबर तो अच्छी थी तो टीआरजी नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है। ये आपने फैक्ट पे अगर लॉजिकली की मार्केट को पकड़ा ना, तो फिर लॉजिकली मार्केट नहीं पकड़नी होगी आपसे, ठीक है। सो मार्केट जरा साइकोलॉजिकली ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि देखें ना सारे अब बाय करने वाले हैं तो फिर बेचने वाले, लेकिन मार्केट में हर कोई अपने फ़ायदे के लिए आता है, बड़े प्लेयर्स भी अपने फ़ायदे के लिए, आप भी अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, तो मार्केट है, ठीक है। तो उसमें ये नहीं आप कहेंगे कि जी हर चीज़ जो आप सोचें वही हो, अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो सारी कमाना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मार्केट का भी एक बैलेंस है, ठीक है। तो अगर आप सारे बाय कर रहे हैं किसी खबर को देखें तो कोई प्लेयर ये समझता है कि जो बड़ा प्लेयर है वो फिर आगे बेच रहा होता है, ठीक है, उसको लगता है ये खबर तो वैसे ही छोटी मोटी अभी अच्छी आई है, लोग बाय कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसका ये जो स्टॉक है बहुत वीक है, तो वो फिर बेच देता है। और उससे ये होता है कि उन लोगों ने बाय कर लिया, बेचने वाले ने बेच दिया, अल्टीमेटली आगे जाके जो प्लेयर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हैवी होती है, तगड़ी होती है उसके पास, और उसकी वजह से फिर मार्केट प्लेयर के हिसाब से वो नीचे करती है, ड्रिप करती है, फिर लोग रोते हैं कि जी हमारे साथ क्या हो गया। हेल्प अस टू नो व्हाट मार्केट इज सेइंग, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है ये हमें टेक्निकल बताता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने इस टेक्निकल एनालिसिस से प्रेडिक्शन ही नहीं करनी,
आपने इससे ट्रेडिंग करनी है, प्रिडिक्शनों से हट जाएं, ठीक है। प्रिडिक्शनें बिल्कुल नहीं करनी फजूल की, सिर्फ आपने इस टेक्निकल एनालिसिस से अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। अच्छा, ये पॉपुलर लैंग्वेज है ट्रेडर्स के लिए, टू डिस्क्राइब मार्केट ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर आप मार्केट चाउटिक होती है, नॉइजी थोड़ी सी होती है, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है रेगुलरली, कब तक करेंगे, 1 2 3 4 सही होंगी, फिर कभी कभी रॉन्ग भी होंगे, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लेके चलेंगे, 10 में से 6 ठीक 7 ठीक, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर आप जो भी कर लें, मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा अनसर्टेन सरप्राइजिंग एलिमेंट आ सकता है जो आपके ना किसी भी टेक्निकल एनालिसिस को तबाह कर सकता है, ठीक है। मतलब आप काम कर रहे हैं, पता चलेगी कि कोई ऐसा फैक्टर आया जिसने मार्केट हिला के रख दी, अब आपका कसूर ही नहीं था, ना आप प्रेडिक्ट कर सकते। अनसीन अनसर्टेन फैक्टर, कोई भी ऐसा आ गया जिसने मार्केट को हिट किया और आपका एनालिसिस पहले ठीक चल रहा था, लेकिन वो अब वो उसकी वजह से वो सारा काम खराब, तो मार्केट को एज ए प्रोबेबिलिटी आपने लेना है, ठीक है। ये अब आपका कसूर नहीं है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस हेल्प इन एंटिसिपेशन वंस योर डिस्क्रिप्शन रीच टू हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो वेयर मार्केट इज ऑफरिंग कैलकुलेटेड एंड एजुकेटेड रिस्क। सो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि आप मार्केट का एनालिसिस कर रहे होते हैं और जब आपको लगता है कि एक एनालिसिस करते करते एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां अब मार्केट ने गिरना ही गिरना है आपके हिसाब से, आपकी समझ बूझ से, तो वो आपका एक सिनेरियो होता है, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो होता है, तो वहाँ आपकी ट्रेड बनती है। फिर आप एक अफोर्डेबल रिस्क के साथ उस सिनेरियो को यूज़ करके ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं, उसमें बाय या शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस के पीछे लगे हुए एक साइड को नहीं प्ले करना। अगर मार्केट वीक लग रही है तो आपने अपने आप को चेंज भी करना है, ये नहीं कि आप मार्केट वीक है और आप उसको ऊपर ही लेके जाते जाएं टेक्निकल की तरह, ठीक है। या मार्केट अगर ऊपर जाना चाह रही है तो आप उसको नीचे की तरफ लेके जाएं, ठीक है। तो आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, जहां आपको चेंज करना पड़े माइंड आप चेंज करें, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप हमेशा जो है मार्केट को है एक ही साइड की तरफ देखते रहें कि जी ऊपर ही ऊपर ऊपर ही है, वो मार्केट करेक्शन ले और गिरते करते वो आपके या तो आपने जहाँ बाय किया था वहाँ आ जाए या बिल्कुल नीचे ही चले जाए। तो इन सारी चीज़ों से ये पता चला कि मार्केट जो है ना साइकोलॉजिकली ज़्यादा है, लॉजिकल आपकी कम है, ठीक है। तो मार्केट को साइकोलॉजिकली ही लें, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल और टेक्निकल में फ़र्क। फंडामेंटल और टेक्निकल में अगर हम कंपैरिजन करें तो फंडामेंटल क्या है, वो ये बताता है कि जी प्रोडक्ट है, रिसर्च है, ठीक है, या उसकी अर्निंग है कंपनी की, डिविडेंड्स हैं, ठीक है, या इकोनॉमिकली सिचुएशन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी है, या इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो फंडामेंटली चीज़ें हैं वो इन चीज़ों को हम देखते हैं। टेक्निकली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि जी इन्वेस्टर जो है वो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल, इन डेवलपमेंट्स को लेके इन्वेस्टर क्या करता है, ठीक है, वो क्या सोचता है, ठीक है, डरता है या वो लालच में आता है, क्या करता है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो जब ये मार्केट के अंदर वो जो सोच रख रहा है उसको ट्रेड फॉर्म में भी लेके जाए, मतलब वो शेयर भी परचेज करे। अगर उसको लगता है कि ये जो हालात ऐसे हैं इसमें मार्केट उठ सकती है, तो उसके पास इतना पैसा है कि वो फिर मार्केट में बाय करे, या पैसा है तो वो बाय कर डालेगा। तो ये जो सोच है ना मार्केट के अंदर के जो कुछ हो रहा है ये इन्वेस्टर की सोच पे इफेक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं साइकोलॉजी। और जब वो जो सोच है वो जब वो ले लेता है और जब उसके पास पैसे हैं और उस सोच को वो जाके मार्केट में यूज़ करता है और वो कोई शेयर ले लेता है, ठीक है, बाय कर लेता है, तो वो फिर सप्लाई डिमांड में आ जाता है। तो यहाँ से दो कंसेप्ट आते हैं, साइकोलॉजी और सप्लाई डिमांड, ठीक है। टेक्निकल जो एनालिस्ट होता है वो यही बिलीव करता है कि मार्केट में ये स्टेटमेंट्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना ये रिसर्च आगे पीछे फैक्ट्स वगैरह को देखना का है कि ये प्रोडक्ट्स रिसर्च और ये जो फंडामेंटल सारे जो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती, ठीक है, वो ये कहता है कि ये सारा कुछ ऑलरेडी प्राइस पे इफेक्ट आ चुका है, तो मैं सीधा सीधा अपनी प्राइस को रीड करूँ चार्ट्स के ऊपर, ठीक है, जो कंपनी के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो अल्टीमेटली तो उसके स्टॉक प्राइस के ऊपर इफेक्ट हो ही रही है ना। तो वो सिंपल ये करता है कि उसको बिल्कुल हटा के अपना चार्ट्स की रीडिंग करता है और वहाँ से वो उसको पकड़ता है मार्केट को, ठीक है। तो कंपैरिजन में पर्पज़ ये है कि जी दोनों फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। एक जो फंडामेंटल वाला है वो फैक्ट्स और स्टैट्स को देखता है,
ठीक है, फाइनेंशियल्स को और उसके बाद प्रोडक्ट को, डिविडेंड अर्निंग, सब चीज़ें। और जो टेक्निकल वाला है वो सिर्फ प्राइस को देख रहा होता है, चार्ट्स को देख रहा होता है। टाइम जो फंडामेंटल वाले होते हैं ज़्यादा लंबे चक्रों वाले होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल दी 6 महीने कह रहा था, तो शॉर्ट टर्म में हम इतनी चीज़ें ले पाते। तो जो टेक्निकल वाले होते हैं वो शॉर्ट टर्म स्कीम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। अच्छे टेक्निकल आते हैं तो लंबा भी आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं या कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जो वैल्यू ऑफ शेयर जो फंडामेंटल होता है वो इंट्रिंसिक अंदर क्या जो पूरा निज़ाम है, जिस तरह शेयर वैल्यू बननी चाहिए वो उस चीज़ को पकड़ रहा होता है, ठीक है। और जो टेक्निकल वाला होता है वो यही सोचता है कि इसकी कोई बुक वैल्यू या कोई इसकी वैल्यू नहीं है, जो इसका जो अभी जो रेट चल रहा है दैट्स द फैक्ट, ठीक है। और उसी को वो लेके वो एनालिसिस कर रहा होता है, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। तो फंडामेंटल वाले ट्रेंड को नहीं देखते, ठीक है। और जो आपका टेक्निकल वाले वो ट्रेंड को देखते हैं। अजम्पशन जो है कोई अजम्पशन नहीं बनाते फंडामेंटल वाले, वो सिर्फ लॉजिक फैक्ट्स को देख रहे होते हैं। जबकि टेक्निकल वाले 3 एजम्पशन को लेके चलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, स्टॉक प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ठीक है, और मूव्स इन ट्रेंड, ये 3 थे हमने पढ़े थे। और डिसीजन मेकिंग में वो इंफॉर्मेशन स्टैट्स बेस्ड को देख के एक टीपी खड़ी करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखी 3-4, उन्होंने फंडामेंटल रीज़न देख के ही उन्होंने एक टीपी खड़ी की कि 66 से 72 पे जाएगा 6 महीने में, 4 महीने में। लेकिन टेक्निकल वालों में वो 2 रीज़न बन रही थी, उसमें ABCD बन रहा था, गैप फिलिंग बन रही थी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, टेस्ट, चैनल, वो चीज़ें बन रही थी, वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ रहा था। यूज़फुलनेस, दोनों यूज़फुल हैं जी। ये नहीं कि हम फंडामेंटल को बिल्कुल एक्सक्लूड करें, आपको फंडामेंटल पे भी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल ड्राइवर होता है, ठीक है। सडनली कुछ ऐसा हो जाए कि वो आपके चार्ट को ड्राइव कर दे, ठीक है, तो आपकी फंडामेंटल पे भी नज़र हो। लेकिन आपने एनालिसिस ज़्यादा आपके जो ग्राउंड है ना, जितना आपने ट्रेडिंग को लेके चलना है, टेक्निकल को लेके चलना है, लेकिन फंडामेंटल को बिल्कुल भूलना भी नहीं है। थोड़े फंडामेंटल आपने साथ लेके चलने हैं, लेकिन बिल्कुल 10%, 5% के वो रिलायबिलिटी के लिए कि स्टॉक इस एतबार का है, रिलायबल है, इस हिसाब से, दैट्स इट। और फिर उसको वॉलेटिलिटी वाइज देखने के लिए कि इसमें कब वॉलेटिलिटी आ सकती है, ठीक है, और फंडामेंटल देखें। लेकिन आपने जब ट्रेडिंग डिसीजन लेने हैं तो फंडामेंटल पीछे, टेक्निकल आगे, ठीक है। टेक्निकल आपका ड्राइवर है, ठीक है, ये आपको एज ए ड्राइविंग करवाएगा मार्केट के अंदर, कहाँ बाय कहाँ सेल, ठीक है। फंडामेंटल आपको एक रिलायबिलिटी आप उसको ले सकते हैं, या ओवरऑल आप लंबे ट्रेंड में देखें तो ये स्टॉक हर लिहाज से अच्छा तो ऊपर तो जाएगा ही, तो वो आपको एक ट्रेंड वाइज बता देता है फंडामेंटल। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि डाउट्स एंड क्रिटिसिज्म, जी टेक्निकल वर्क नहीं करता। फंडामेंटल वाले कहते हैं टेक्निकल वाले चवले मारते हैं, टेक्निकल वाले कहते हैं फंडामेंटल वाले फारग होते हैं। इन बहस में न पढ़ें, दोनों वर्क करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 80% आपको टेक्निकल हेल्प करता है, 20% आपको फंडामेंटल हेल्प करता है। फंडामेंटल सिर्फ आपको ये बताता है ये स्टॉक है, एतबार का है, ओवरऑल ऊपर जाएगा लंबे चक्रों, लंबे अरसे में, सो आप इस पे एतबार करें, इस पे काम करें। टेक्निकल वाला कहता है, जो टेक्निकल वाले होते हैं ना, वो फिर उस इंफॉर्मेशन को, उनको ये फिर एक ट्रस्ट आ जाता है कि ये स्टॉक भी अच्छा है और इसको, इसकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, प्रॉफिट में कंपनी है, कोई डेप्ट नहीं है, सब कुछ अच्छे आगे। तो वो फिर उस ट्रस्ट को लेके वो फिर इसके अंदर शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, कहाँ लें, कहाँ बेचें, कहाँ पोजीशन बनाएं, कहाँ से निकलें, कहाँ प्रॉफिट टेकिंग करें, कहाँ दोबारा लें, कहाँ एवरेज करें, कहाँ, ठीक है। तो ये सारी डिसीजन फिर टेक्निकल वाले लेते हैं। तो टेक्निकल वाला जो है ना, टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इन चक्रों में ना पढ़ें कि ये वर्क करता है नहीं करता, ठीक है। हमने पहले बता दिया कि ये लॉजिकली मार्केट नहीं है, ठीक है, और ना ही ये नॉइज़ है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली आपको काम चलेगा और आपको एजुकेटेड और कैलकुलेटेड मतलब गैस लगाने हैं, ठीक है, नाप तोल के तुक्के लगाने हैं। तो 10 में से आपके 7 भी ठीक जाते हैं तो आप माल मतलब प्रॉफिट में, ठीक है। इस चीज़ को लेके चलें, आप अपने अंदर 100% वाली मतलब एब्सोल्यूट्स पे ना जाएं, ठीक है। सो कैन पास्ट बी यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। अब ये क्रिटिसिज्म होता है कि पीछे जो हो गया था वो दोबारा नहीं आप प्रिडिक्ट कर सकते, वो हो गया तो हो गया था। हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री यानी रिपीट करती, पहले वाले हालात और थे अब हो रहे हैं, ये अब बहुत क्रिटिसिज्म होता है। और भाई पहले जो हालात थे उसमें भी लोग ही थे उस टाइम, अभी जो हालात हैं इसमें भी लोग ही हैं। इंसानों का एक रवैया होता है, वो एक जैसा होता है। ये जो क्राउड होता है, ये जो क्राउड होता है, तो इसको आपने रवैया देखा हो तो ये एक जैसा होता है, ठीक है। तो ये जब एक जैसा है तो इसके ना जो प्रीवियस जो हिस्ट्री में जो इन्होंने काम किया होता है उस पे जो इनका रवैया होता है वो एक पैटर्न बनाता है चार्ट में। वो फिर आज अगर वो कोई क्राउड किसी तरफ चल पड़ा है
ठीक है। अब जी बिटकॉइन है, बिटकॉइन लेना ही लेना है, हर कोई बिटकॉइन ले रहा है, तो एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, चार्ट के अंदर। अब कुछ अर्सा पहले फिर इसी तरह का सिनेरियो था, हर किसी ने गोल्ड लेना ही लेना था या बिटकॉइन लेना ही, तो वो उस टाइम सिनेरियो बना था, ठीक है। तो ह्यूमन इन्वॉल्व है, जो चीज़ कॉमन है इस मार्केट के अंदर कि सिचुएशन चेंज हो रही है, लेकिन उस पर जो काम करने वाले हैं वो तो इंसान है ना, वही है, ठीक है। तो इंसान जब वही है, और इंसान की एक नेचर है कि पैटर्न बिहेवियर है, वो कुछ सिचुएशन के अंदर एक ही तरह का रिएक्शन देता है, तो उस वजह से हिस्ट्री रिपीट होती है, ठीक है। और उस तरह के पैटर्न को हम रिकग्नाइज करके स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस को बेस बना के हम मार्केट को पकड़ते हैं। अब समझ आई है, सिग्नल्स आर ऑलवेज टू लेट। देखें, सिग्नल लेट नहीं होते, सिग्नल जिसको टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा तगड़ा आता है ना, तो वो सिग्नल्स बनने से पहले ही तैयार रहता है और उसको फिर वो प्ले करता है। सो अगर सिग्नल्स कोई आपको दे रहा है, वो फिर उसको टेक्निकली थोड़े से देहाती किस्म के, सो सिग्नल नहीं लेट होते। अगर लेट होते भी हैं तो थोड़ी सी कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होती है टेक्निकल में कि जी ब्रेकआउट हो गया, टेस्ट हो गया, वॉल्यूम आ गया, फॉलो थ्रू आ गया, ट्रेंड प्रॉपर रिवर्स हो गया और लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो वो आपका क्या नाम है, उसकी कंफर्मेशन में थोड़ा सा डिले आता है, लेकिन आपको ये हेल्प करता है मेजर रिवर्सल्स में, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। एनालिस्ट बायस मानते हैं, एनालिस्ट बायस होती है कि जी अगर हम टेक्निकली लेके चल रहे हैं, अगर हमें ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट लग रही है मार्केट एनालिसिस वाइज, तो हम हर वो रीज़न फाइंड करेंगे मार्केट के अंदर जिस वजह से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये एनालिस्ट का मसला है। लेकिन आपने कभी भी एनालिसिस पे ट्रेड नहीं लेनी, आपने सिचुएशन और सेटअप्स पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये हम आगे जाके आपको बताएंगे कि आपने स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। सिर्फ मार्केट के ऊपर ये लजाइचे बना के नहीं ट्रेडिंग करनी, लाइनें खींच के आगे पीछे करके ये ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपने मेथड जो आपको आता है उससे आपने प्रूवन सेटअप्स निकालने हैं, स्ट्रेटजी निकालनी है और उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपका मसला एनालिस्ट बायस वाला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एनालिस्ट होते हैं ये और लोग होते हैं, ट्रेडर और लोग होते हैं, ठीक है। एनालिस्ट का काम ट्रेडिंग वाला नहीं है। किसी एनालिस्ट को ट्रेडिंग पे बिठाओ ना तो खून सूख जाएगा उसका, ठीक है, क्योंकि एनालिस्ट का काम होता है हर टाइम एक्यूरेसी ढूंढना, एक्यूरेसी किधर है इस मार्केट में, ठीक है। ट्रेडर का काम होता है कहाँ लूँ, कहाँ बेचूँ, कम दूँ, कम नुकसान करूँ और ज़्यादा फायदा करूँ। ट्रेडर इस सोच में लेके चल रहा होता है, प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो ट्रेडर्स की सोच, माइंड सेट ही और है, एनालिस्ट का माइंड सेट और है। एनालिस्ट ने अपनी रिपोर्टें छापनी है, अपना एक्यूरेसियाँ बनानी है, ठीक है। तो उसका ट्रेडिंग से क्या काम, तो वो एक एनालिस्ट है, उसने एक विजन देना होता है, एक प्रॉपर एक ब्रॉडर विजन देना होता है, वो एक उस हिसाब से उसको लेके चला होता है। लेकिन जो ट्रेडर होता है वो राइट रॉन्ग, मतलब जहाँ मिस्टेक करता है या जहाँ स्टॉप लॉस, टारगेट, मार्केट डिसीजन, ट्रेडिंग डिसीजन, उसको लेके चल रहा होता है। तो हमने एनालिस्ट नहीं बनना, हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस मार्केट में आएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव। अच्छा, कुछ लोग होते हैं एनालिसिस ही करते रहते हैं, इतने बड़े जो मोटे ताज़े एनालिसिस करते रहते हैं, चार्ट्स में वो बिल्कुल खूबसूरत सा बना के ना उसी में खो जाते हैं। और भाई जो टेक्निकल एनालिसिस है इसमें हमने ट्रेडिंग करनी है, कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है, इसको खूबसूरत चार्ट्स बना के फंसना नहीं है उस नॉलेज में। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस वो आता हो, टेक्निकल मेथड वो आता हो जो आपको ट्रेड करवाए, ना कि उधर ही फंसाता रहे आगे पीछे, आप ना उसके ऊपर बस वो लाइनें बनाते रहें, ठीक है। तो आपने मार्केट के अंदर से ऑब्जेक्टिविटी निकालनी है, अपनी ट्रेडिंग निकालनी है, ना कि उसको बिल्कुल आपने मार्केट को एक्सप्लेन ही करते रहे कि जी ये इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यूज़ करें ना, प्रॉफिट करना है ना हमने मार्केट से, प्रॉफिट के लिए हमें ट्रेडिंग डिसीजन लेने हैं, ट्रेडिंग डिसीजन के लिए हमने टेक्निकल यूज़ कर रहे हैं और वहाँ से हमने ट्रेडिंग डिसीजन लेने हैं। अगर उसको हम वैसे ही लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बड़े खूबसूरत चार्ट बना के और नॉलेज स्प्रेड करते रहेंगे तो फ़ायदा। अच्छा, दूसरा ये आर्ट वर्सेस साइंस। साइंस नहीं है क्योंकि लॉजिक इसमें नहीं है, ठीक है। फैक्ट पे हर टाइम मार्केट नहीं चाह रही होती है। मैंने बहुत बार देखा है, न्यूज़ अच्छी है स्टॉक नीचे, न्यूज़ बुरी है स्टॉक ऊपर। बहुत बार 80% ऐसा होता है, अच्छी न्यूज़ पे स्टॉक नीचे जाता है, बुरी न्यूज़ पे स्टॉक ऊपर जाता है बाद में, एक हफ्ते बाद आप देखें तो, ठीक है। फ़ौरन शायद शुरू में ना ऐसा हो, लेकिन आप अगर 2-4 दिन उसको मॉनिटर करें ऐसे ही होगा। तो फैक्ट में जाएँ, ये आर्ट है, ठीक है, ये फ़न है, ठीक है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल सीखेंगे तो आपको ये फ़न आ जाएगा कि आपने कब क्या करना है, कितनी लोगों की सोच क्या है, आपने उधर क्या करना है। देखिए बेसिकली तो ये सारी जंग है ना, आपस में लोग लड़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। प्लेटफॉर्म स्टॉक मार्केट है, ऊपर शेयर्स की ट्रेडिंग है, ठीक है।
तो हर कोई चाहता है मैं फ़ायदा करूं, नफ़ा करूं, और हर कोई उन्हीं फैक्ट्स को देख रहा है जिनको आप सब देख रहे हैं। अब जो कॉमन लोग होते हैं ना, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, फैक्ट्स पे काम करते हैं। अच्छी न्यूज़ आ गई है बाय करो, बुरी न्यूज़ आ गई सेल करो। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको लगता है ये अच्छी न्यूज़ तो अब भी आई है, असल में ये स्टॉक ने ऊपर नहीं जाना, ये लंबे ओवर दी एक लंबी गेम में ना ये नीचे है। वो क्या करते हैं, अच्छी न्यूज़ पे सारा बेच देते हैं लोगों को। अब लोग तो न्यूज़ को देख के फ़ौरन बाय कर रहे थे कि जी ये ऊपर जाएगा। प्लेयर ने सोचा हुआ है ये जो कंपनी है ये आगे जाके इसकी गेम अच्छी नहीं है इतनी, ये इसका रेट नीचे जाएगा, तो ये जो न्यूज़ है ये भी टेम्प्रेरी है। तो प्लेयर माल बेचता है, लोग उस न्यूज़ में बाय कर रहे होते हैं, तो लोग फंसते जाते हैं, प्लेयर बेच के निकल जाता है। ठीक, इसी तरह जब बुरी न्यूज़ आती है तो आम लोग बेचते हैं, बेचो बेचो बेचो। जब वो बेचते हैं तो प्लेयर क्या करता है, उसको उठा लेता है, बाय करता है आम लोगों के अगेंस्ट। प्लेयर बाय करता है, प्लेयर को ये लगता है ये जो खबर है, कोई केस खुल गया है या कोई भी ऐसा है, प्लांट बंद हो गया है या जो भी है। मैंने बहुत बार देखा है जिस कंपनी का प्लांट बंद होता है ना, एक हफ्ते बाद वो ऊपर जा रहा होता है प्राइस। शुरू में गिरती है लेकिन फिर वो ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर डबल भी हो जाते हैं बात कर रेट। सो वो ये क्या होता है कि वो जब ऐसी न्यूज़ें आती हैं, ये केस खुल गया इस तरह का, तो वो इमीडिएट डायरेक्शन में लोग बेचते हैं, स्टॉक एक आध दिन नीचे आता है, लोग पागलों की तरह पैनिक होकर बेचते हैं। प्लेयर क्या समझता है कि इधर से वो उनके अगेंस्ट बाय कर लेता है। लोग बेच रहे हैं, प्लेयर बाय कर रहा है, प्लेयर एग्रेसिव बायर आ गया, लेकिन ज़्यादा एग्रेशन अब लोगों में है। ठीक है, लोग सेल कर रहे हैं, प्लेयर बाय कर लेता है। प्लेयर को लगता है ये खबर अभी 1-2 दिन की मार है, 3 दिन की, वैसे ही स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, तो वहाँ से प्लेयर की एंट्री डाल जाती है। तो पता चलता है जो उन्होंने बेचा था वो 2-3 बार फंस जाते हैं, गलत बेच दिया उन्होंने। ट्रेडर रिमोर्स, नॉट ऑल सिग्नल्स एंड पैटर्न वर्क। ये अब ट्रेडर का ये भी थोड़ा सा इनको शर्मिंदगी भी होती है। ठीक है कि यार ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये वर्क करता है, लेकिन कभी कभी वर्क नहीं करता। बड़े अच्छे जो आपके एनालिसिस होते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो इसमें उनको शर्मिंदगी भी होती है। लेकिन ये मार्केट ऐसी ही है, सारी दुनिया की मार्केट्स ऐसे ही हैं। पाकिस्तान की ले लें, यूएस की ले लें, सऊदी अरब की ले लें, चाइना, इंडिया, सारी सब ऐसी हैं। सब में आपने प्रोबेबिलिटी के 10 में से 6 सही वाला साइंस रखनी है। ठीक है, तो इसमें शर्मिंदा नहीं होना। अगर आपका एनालिसिस फेल होता है आपका कसूर नहीं है, मार्केट में कुछ ऐसा अनसर्टेन हुआ है जिसने आपका एनालिसिस ख़राब कर दी, और इसमें आपका कसूर नहीं है। ना आप उस फैक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते थे, ना उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते थे। तो इसको इसी माइंड से लेके चलना है कि ये मार्केट में ये बिजनेस ही ऐसा है। ठीक है, ऑलवेज अनदर लेवल बुलिश। अच्छा, कुछ लोग जो टेक्निकल करते हैं उनका एक ये होता है कि जी एक लेवल टूटता है तो दूसरी सपोर्ट है, दूसरी टूटती है तो तीसरी सपोर्ट है, ये भी होता है। या जो बुलिश वाले होते हैं वो एक लेवल टूटता है तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस है, और टूटता है तो और ऊपर वाली रेजिस्टेंस है। वो उनके पास हर टाइम एक लेवल होता है। ये बात ठीक है, लेकिन लेवल पे ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक लेवल है, चांसेस थे कि वहाँ से उठेगा, नहीं उठा तो वो फिर अगला लेवल डालते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मार्केट में एनालिसिस पे तो काम नहीं करना ना, एनालिसिस पे कैसे के पैसा कमाएंगे। उन्होंने मार्केट के अंदर ट्रेडिंग डिसीजन लेने हैं। तो जो लेवल जो है, जिस लेवल पे मार्केट ने उनको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, वो उनका ट्रेडेबल लेवल होता है। और जो लेवल उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो टूटता जा रहा, तो वो यही कहेंगे कि ये लेवल गया, ये नेक्स्ट है, ये गया, ये नेक्स्ट है। जिस लेवल पे उनको थोड़ी सी भी ये नज़र आया कि मार्केट थोड़ा स्टेबल हो रही है, रुक रही है, और वहाँ से ड्रिफ्ट ऊपर हो रही है, तो वो उसको ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी समझते हैं। इसीलिए ये जो टेक्निकल एनालिसिस वाले होते हैं, इनके पास ऑलवेज अ प्लान होता है। ये नहीं कि एक लेवल टूट गया तो वो कंप्यूटर में बंद करके निकल जाए। उन्होंने मार्केट के अंदर रहना है, उन्होंने एनालिसिस को एवर गोइंग करना है, मार्केट को डिस्क्राइब करना है, उसके लिए उनको लेवल एडजस्टमेंट्स करनी है। ठीक है, एनालिसिस से पैसा नहीं बना सकते हम बना सकते हैं पैसा ट्रेडिंग डिसीजन से। ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लेंगे, जब हमारा एनालिसिस हमें हेल्प करेगा कि हम किसी पॉइंट पे ट्रेडिंग डिसीजन लें। तो ये जो लेवल चेंज करना और अगला लेवल खड़ा करना, ये वो बेसिकली वही अडॉप्ट कर रहे हैं, या आपकी फ्लेक्सिबल अप्रोच है कि आप उस पॉइंट पे जा रहे हैं कि आप वहाँ से ट्रेडेबल डिसीजंस को ले सकते हैं। अच्छा, लिमिटेशन भी हैं, जैसे कि ये कोई होली ग्रेल नहीं है, 100% साइंस नहीं है, स्कीम नहीं है कि जो भी आप टच करेंगे वो गोल्ड हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी 80, 90, 100 नहीं एक्यूरेसी एग्जिस्ट करती। क्रिस्टल बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है निज़ाम। ठीक है, तो ये आपकी एक्यूरेसियाँ 70, 75, 60, 65% की रहेंगी। ठीक है, बाज़ का तो जो मिक्स सिग्नल्स आपको मिल रहे होते हैं, मतलब डिफरेंट आपके मेथड होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। एक मेथड कह रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, दूसरा मेथड कह रहा है यहाँ से नीचे जाएगा, तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है मेथड का।
तो कोशिश करें किसी एक मेथड पे काम करें। 4-5 मेथड को इकट्ठा लेके चलेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। अगर आपने 4-5 सारे ही सीख लिए हैं तो वो आपस में लड़ाई शुरू कर देंगे। सो आपने किसी एक मेथड को लेके आगे चलना है, ठीक है। नॉट वर्क इन ऑल मार्केट सिनेरियो स्पेशली इन। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा पैनिक होता है, ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट में, ऐसा क्राइसिस होता है कि मार्केट एक डायरेक्शन ले लेती है, या तो नीचे का या ऊपर का, और वो कोई सांस भी नहीं लेती। नीचे जा रही है तो ज़रा सा भी ऊपर नहीं आएगी, और ऊपर जा रही है तो ज़रा सा भी नीचे नहीं आएगी। उस टाइम आपका टेक्निकल जो है ना वो थोड़ा सा लिमिटेड रहता है कि आपको पैटर्न बनते ही नहीं है, एक सीधा मार्केट की डायरेक्शन होती है वो चलती जाती है, तो उसमें आपका टेक्निकल जो है ना सिनेरियोज नहीं बनते, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है कि आपने उन स्टॉक को या उन चार्ट्स को देखना है जो टेक्निकली आप उनको पकड़ सकते हैं। ऐसे आइटम्स या ऐसे स्टॉक्स में काम नहीं करना, ऐसी मार्केट्स में काम नहीं करना जो जिनका चार्ट बहुत स्ट्रांगली ऊपर या नीचे है, उसमें आपका टेक्निकली कोई साइंस फिट ही नहीं हो रही, तो उसको आप इग्नोर करें। लेकिन 500-600 स्टॉक हैं इस मार्केट के अंदर, हर किसी में नहीं ना घुसना, कोई 3-4 ही पर डे जो है काम के होते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे कि कहाँ आपका टेक्निकल किस जगह बैठ रहा है, कहाँ ब्रेकआउट बन रहा है, कहाँ साइकोलॉजिकल फिगर, कहाँ ट्राइंगल, कहाँ डायगोनल, कहाँ चैनल, तो ये चीज़ें आपको, कहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हिस्ट्री एग्जैक्टली रिपीट नहीं करती अपने आप को, डाउटफुल है। ये हमने ऑलरेडी बात की कि हिस्ट्री एग्जैक्टली तो नहीं करती, लेकिन सम वो जो बिहेवियर है ना वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प आउट करता है कि हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू स्टॉक मार्केट में एक पोजीशन में होते हैं कि हम कोई जजमेंट कर सकें, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो नहीं रिपीट करती, लेकिन सम उसी तरह का पैटर्न कहीं ना कहीं हमारी जजमेंट में हमें हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी सडन न्यूज़ आ जाएगी वो आपके एनालिसिस का सत्यानाश कर देगी। आपने एनालिसिस किया और आपने इतनी मुश्किल से एनालिसिस किया और आपने कहा यहाँ बाय है, सडनली को खबर आ गई है प्लांट बंद कर रहे हैं, को केस खुल गया, हमें भी नहीं पता उनको भी नहीं पता, ठीक है, सडनली एक आया, तो वहाँ से क्या हुआ, आपका टेक्निकल एनालिसिस फिनिश। क्यों? क्योंकि आपको एक अनसर्टेन सरप्राइजिंग फैक्टर ने हर्ट किया है, ठीक है, उस टाइम मार्केट के अंदर। वो जो सप्लाई डिमांड का जो बैलेंस बन रहा था जिसमें आपका टेक्निकल अच्छा चलता, वो बैलेंस अब ख़राब हो गया, उल्टा सीधा हो गया, तो उसमें क्या होगा, आपका टेक्निकली थोड़ा एनालिसिस थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना होता है, अगर आपने कुछ ट्रेडिंग डिसीजंस ली हैं तो आप उस ट्रेड में स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाएं, छोटा लॉस लेके बाहर आ जाएं। बायस्ड ओपिनियन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस बिल्कुल इसमें होती हैं। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आप एक व्यू निकाल लेते हैं तो आप उसमें बायस्ड होते हैं, ठीक है, और कभी कभी आप कंट्रोडिक्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में आपने एनालिसिस पे कभी ट्रेड नहीं करनी, आपने टेक्निकल एनालिसिस में एक स्ट्रेटजिकल वे में चलना है। ये बाद में आपको बताएंगे कि स्ट्रेटजी और एनालिसिस में किस तरह का है। अप्लाइंग टेक्निकल एनालिसिस ऑन स्मॉल टाइम फ्रेम इज ट्रिकी एंड एक्सपेक्ट लेस एक्यूरेसी। अगर टेक्निकल एनालिसिस के डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं चार्ट्स के, ठीक है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, डेली, वीकली, मंथली। बहुत से लोग ना टेक्निकल एनालिसिस को उठा के 1 मिनट में अप्लाई करते हैं या 5 मिनट में। सबसे मुश्किल जगह है ये। आपने टेक्निकल एनालिसिस को, अगर आप अभी नए हैं तो टेक्निकल एनालिसिस को 1 घंटे या डेली के चार्ट पे आप अप्लाई करें पहले, ठीक है, तब आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी मिलेगी। सबसे मुश्किल जो टाइम फ्रेम होता है ना वो 1 मिनट या 5 मिनट का होता है, सबसे छोटा टाइम फ्रेम। वहाँ क्योंकि इतनी ज़्यादा मार्केट की सेंसिटिविटी होती है, हर्ट बीट टाइम फ्रेम है मार्केट का, तो वो क्या होता है, छोटा सा भी कुछ होता है ना मार्केट के अंदर, को खबर आ गई कुछ भी, तो वो आपका सारा जो जायचा है, जो आपका सारा जो फ्रेमवर्क है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है एनालिसिस। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आपको चाहिए कि आप अपना एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम में करें। अगर आप नए हैं टेक्निकल एनालिसिस में, आर्ली में, डेली में, टाइम फ्रेम क्या होता है ये आगे जाके बात करेंगे। अच्छा, सम टाइम टू सब्जेक्ट, बाद हम एनालिसिस ऐसा करते हैं कि बिल्कुल उसी में खो जाते हैं, वो इतना कम्प्लेक्स हो जाता है कि हमें ही पता होता है ट्रेड कहाँ लेनी है, कहाँ बेचना है, कहाँ लेना है, ठीक है। तो एनालिसिस सिंपल होना चाहिए, ठीक है, और ये सिंपल कैसे होगा, जब आप एक स्ट्रेटजी डिफाइन करेंगे। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस इज़ हार्ड टू फॉलो ऑन स्टॉक्स विच मूव्स इन सर्किट्स। हाँ, कुछ स्टॉक ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें वॉल्यूम कम होता है, लिक्विडिटी कम होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि ये गैप में चलते हैं, ठीक है, उनमें वॉल्यूम कम है,
ठीक है। तो जब वो स्टॉक्स में आप लोगों को पता है कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो जिनमें ज़्यादा काम हो रहा होता है, कुछ स्टॉक होते हैं जिनमें बिल्कुल काम नहीं होता। तो जिनमें ज़्यादा काम होता है उनको हाई लिक्विड स्टॉक्स कहते हैं, और जिनमें कम काम होता है उनको लो लिक्विड कहते हैं। ठीक है। तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा लो लिक्विड में होती है। ठीक है। तो आपने हमेशा उन स्टॉक्स में टेक्निकल एनालिसिस प्ले करना है जिधर ज़्यादा काम हो रहा हो, जो वॉल्यूम लीडर हो, जो मार्केट के अंदर जिसमें ज़्यादा काम हो रहा है, जो ज़्यादा लिक्विड है। ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस उनमें ज़्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि उनमें लोग ज़्यादा शेयर बाइंग परचेज कर रहे हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। जब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी तो ह्यूमन का एक फुटप्रिंट बाहर आएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली पकड़ता है ह्यूमन फुटप्रिंट को है कि वो क्या जज कर रहा है, और अल्टीमेट ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरफ हमें लेके जा रही है। तो ये हमें टेक्निकल एनालिसिस से हेल्प मिलती है। और अगर वो स्टॉक ऐसा है कि अगर लोग एक दिन में 4 पॉइंट ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी ने एक दिन में टोटल 5-6 डील हुई हैं एक स्टॉक में, तो उसमें फिर क्या टेक्निकल वर्क करेगा। तो हमेशा वॉल्यूम वाले स्टॉक, अच्छे फ्रेंडली स्टॉक्स, रिलायबल, उन स्टॉक्स में आपने टेक्निकल एनालिसिस प्ले करना है। अच्छा, जब टेक्निकल एनालिसिस पे बात आती है तो हम जाते हैं सीधा चार्ट्स पे। ठीक है। चार्ट्स क्या हैं? चार्ट्स ये हैं कि चार्ट्स क्या करता है, रेट को टाइम के साथ प्लॉट कर देता है, सिंपल। ठीक है। आपका जो टाइम होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, ये नीचे जैसे मैं ये नज़र आ रहा है आपको, और आपका जो प्राइस होती है ये वर्टिकली इस तरह वाई एक्सिस पे बनी होती है, और ऊपर आपका फिर ये चार्ट बन जाता है। ठीक है। और नीचे हर चार्ट की प्राइस के नीचे उसका जितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उसकी हिस्टोग्राम्स आ रही हैं। तो इस तरह आपको ये चार्ट मिलते हैं, और इनके टाइम पीरियड होते हैं। ठीक है। जो कि इंट्राडे से फ्यू मंथ या मोर आपको वेरी करते हैं। ठीक है। तो चार्ट्स जो है ना झूठ नहीं बोलते। ठीक है। चार्ट ऐसी स्टोरी बताएंगे जो रियलिटी है, ये झूठ नहीं बोलते। जो कुछ हुआ अल्टीमेटली तो प्राइस पे इफेक्ट आया, और प्राइस तो अल्टीमेट है ना, वो कोई झूठ तो नहीं है। प्राइस को हम नहीं चेंज कर सकते ना। कोई आपकी खबर रॉन्ग हो सकती है, आपकी कोई टिप रॉन्ग हो सकती है, इनसाइडर रॉन्ग हो सकता है, आपकी जजमेंट रॉन्ग हो सकती है। रेट तो रेट है, पुराना था, नया था, अभी था, पहले था, रेट उसी तरह ही है। रेट को आप नहीं चेंज कर सकते। ये एक रियलिटी है, ये झूठ नहीं है। तो चार्ट्स बेसिकली जो प्रिंट होते रहे हैं वो रियलिटी होती है, वो झूठ नहीं हो रहा। ठीक है। तो वो जो सारी स्टोरी है ये एक रियल स्टोरी है, तो इसको आपने रीड करना है। मार्केट में जो कुछ हुआ है वो चार्ट्स के ऊपर आपका सारा प्ले हो रहा है, और चार्ट्स के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस पर क्या होता है, सिर्फ चार्ट्स पे ही हम कर सकते हैं। सारी बात है, टेक्निकल एनालिसिस डाटा को रीड करना है। डाटा में क्या था, प्राइस और वॉल्यूम। प्राइस और वॉल्यूम आ रहे हैं टाइम के साथ, तो बस फिर आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो चार्ट्स पे होगा, और चार्ट्स टाइम फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि किस टाइम फ्रेम पे हमने काम करना है। अब ये टाइम फ्रेम क्या है ये हम आगे जाके आपको बताते हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स होते हैं, जैसे बार, कैंडल स्टिक्स, लाइन, हॉलो कैंडल्स, कॉलम, लाइन, एरिया, बेस लाइन, हाइकनाइशाई, हेरेंको, लाइन ब्रेक, कागी, पॉइंट एंड फिगर, रेंज, ये डिफरेंट है। सब की ज़रूरत नहीं है, आपने कैंडल स्टिक पे ज़्यादा काम करना है। वैसे लाइन पे ऑटोमेटिकली हम तो लाइन ही देख रहे होते हैं, ऊपर लाइन जा रही है, नीचे जा रही है। ज़्यादातर आपको ना सिस्टम जो आपको चार्ट्स मिलेंगे पहले आपको लाइन नज़र आ रही होगी। आपका ज़्यादातर काम कैंडल स्टिक पे होगा। अब ये कैंडल स्टिक क्या है ये भी आपको इंशाल्लाह आगे सेशन, आगे जो लेक्चर्स हैं उसमें हम आपको बताएंगे। सो हमने टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ करते हैं। ये बाकी 10-12 का हमें कोई नहीं इतना लेना देना। ठीक है, ओनली वन कैंडल स्टिक चार्ट्स। ठीक है। अच्छा, टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम ये होता है कि आप चार्ट्स के पैकेट्स बना लेते हैं प्राइस के हिसाब से। ठीक है, और पैकेट्स बना के उसकी पीरियोडिसिटी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर आप ये कहते हैं कि एक सिंगल प्राइस के ऊपर क्या हम उसको टाइम दें। ठीक है, तो बेसिकली क्या आता है कि चार्ट क्या था, चार्ट ये था कि आपने प्राइस को प्लॉट किया टाइम के साथ। अब प्राइस को जब टाइम के साथ प्लॉट किया तो टाइम कितनी डिवीजन का हो, आया वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, घंटों के हिसाब से हो, आया वो 5-5 मिनट के हिसाब से हो, आया वो डेली के हिसाब से हो, कितने का हो, तो उसका पैकेट भी तो बनाना है। ठीक है, इसको कहते हैं टाइम फ्रेम। ठीक है, तो जब आप चार्ट्स पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि आपने 1 मिनट पे काम करना है, 5 मिनट पे काम करना है, 15 मिनट पे काम करना है, 30 मिनट पे करना है, 1 घंटा, ये इस तरह मंथली।
5 मिनट का मतलब है कि आपने टाइम फ्रेम में 5-5 मिनट लगा दिए हैं। मतलब 10:05 पे क्या रेट था, 10:10 पे क्या रेट था, 10:15 पे क्या रेट था, 10:20 पे, इस तरह आपका एक चार्ट बनता जाता है। नीचे 5-5 मिनट का गैप होता है। 15 मिनट लगाएंगे तो 15 मिनट का गैप होगा, उस हिसाब से चार्ट बनेगा। तो ये आपकी टाइम फ्रेमिंग होती है चार्ट की, ठीक है। डेली लगाएंगे तो आज के दिन क्या रेट एंड हुआ, कल के दिन क्या रेट एंड हुआ, परसों के दिन, तो इस तरह ये टाइम फ्रेम आपका सेट हो जाता है, ठीक है। तो आपने ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो आपके सिग्नल कम बनेंगे, आपके एनालिसिस ऐसे बनेंगे कि डेली फ्रीक्वेंटली आपको ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो आपका फोकस क्या होता है, 15 मिनट से 1 आवर, डेली 1 आवर और 15 मिनट, ये 3 टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपकी ट्रेडेबल डिसीजन ज़्यादा होते हैं। बाकी आपने लंबे चक्रों में रहना है तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वीकली, मंथली, ईयरली उस टाइम देखते हैं। जो इंट्राडे, जो लोग शॉर्ट टर्म काम करते हैं, जो एक ही दिन में लेके उसी दिन बेचना चाहते हैं, या अगले दिन या अगले 2-3 दिन में अपना वाइंड अप करना चाहते हैं पोजीशन, वो करते हैं 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे के चार्ट में काम, ठीक है। और उसके अलावा वो डेली का चार्ट सिर्फ देखते हैं कि उधर क्या व्यू चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। बाकी उनकी ट्रेडिंग डिसीजन 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर में टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड पे होती हैं। जबकि इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, मीडियम से लॉन्ग टर्म, वो डेली, वीकली, मंथली और ईयरली टाइम फ्रेम को पकड़ के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम थोड़ी सी अगर आपकी कन्फ्यूजन है तो अभी मैं दूर कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये 1 मिनट का मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम क्या होता है। वो ये होता है कि अगर मार्केट में ये फ़र्ज़ करें PTCL का है चार्ट है, तो 9:30 बजे मार्केट ओपन हुई है और रेट था 6 रुपये, ठीक है। 1 मिनट बाद 9:31 पे रेट था 6.6, फिर 1 मिनट बाद, मतलब पहले 9:30 पे 6 रुपये था, 1 मिनट बाद 6.6, फिर उससे अगले 1 मिनट बाद 9:32 पे 6.1, फिर उससे 1 मिनट बाद 9:33 पे 6.7 और फिर 6.7। तो क्या हो रहा है कि नीचे टाइम हमने किस तरह डाल दिया है कि हर 1 मिनट बाद हम प्राइस को देख रहे हैं, 9:30, 9:31, 9:32, 9:33, 9:34। तो हर 1 मिनट बाद हम प्राइस पे डॉट लगा रहे हैं। अब ये जो डॉट लगे हैं इनको आपने लाइन लगा देनी है। जब डॉट लग जाए इनको आपने लाइन लगा देनी है। तो ये सिंपल होता है लाइन चार्ट, इसको कहते हैं लाइन चार्ट। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, इसको कहते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। समझ आ गई है? ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट क्या हुआ, अगर मार्केट 9:30 बजे ओपन हुई है और रेट है 171, 5 मिनट बाद रेट है जी 169, 5 मिनट बाद रेट है जी 174, फिर 5 मिनट बाद रेट है जी 173, फिर 5 मिनट 9:50 पे जी रेट है जी 176। तो ये 5-5 मिनट बाद 9:30, 9:35, 9:40, ठीक है, 9:45, 9:50, 9:55, 10, ये 5-5 मिनट बाद हमने रेट लगाए हैं कि इस टाइम मार्केट में क्या रेट चल रहा था। 9:30 बजे क्या रेट चल रहा था, फिर 9:35 पे क्या रेट था, वो हमने डॉट लगा दिया, फिर इनको डॉट को मिला दिया लाइन से सबको सीधी खींच के, और ये बन गया लाइन चार्ट। इसको कहते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो पिछले चार्ट में हमने 1 मिनट के हिसाब से टाइम फ्रेम को डिवाइड किया था, वो 1 मिनट का चार्ट था। इसको हमने डिवाइड किया 5 मिनट के हिसाब से, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम। इसी तरह 15 मिनट है, 9, 9:30, पौने 10, 10, 10:15, 10:30। तो इसके हिसाब से जहाँ जहाँ जो रेट था वो उस हिसाब से हम लगा के उसका लाइन चार्ट बना दिया, और ये आपका होता है 15 मिनट का चार्ट। इसी तरह 30 मिनट निकाल लें, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30, 12, 12:30। ये हर आधे घंटे बाद क्या रेट था, मुगल कोई स्टॉक है, कोई कंपनी है, उसका जो शेयर है वो किस तरह परफॉर्म हुआ। 50 था 9:30 बजे, 10 बजे था 53, फिर 10:30 था 52, फिर था जी 51। तो ये आपका सारा इस तरह लगा के आपका चार्ट बन गया। इसको कहते हैं 30 मिनट का चार्ट। इस तरह ये PSMC पार्क सुजुकी मोटर, तो इसमें 1 घंटा, 9:30, 10:30, 11:30, हर घंटे बाद क्या रेट था। 9:30 बजे मार्केट ओपन हुई, ये रेट था। 1 घंटे बाद ये रेट था 198, 1 घंटे बाद फिर ये 196। तो हर घंटे बाद, तो टाइम फ्रेम को हमने 1-1 घंटे में डिवाइड कर दिया। तो इसको कहते हैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 1H टाइम फ्रेम, ठीक है।
इसी तरह अगर आपने दिन के हिसाब से चलना है तो डेट आ जाएंगी 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई। वीकेंड पे हॉलीडे होती हैं तो वो आपको ना 2 दिन का ना डेट मिस मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वीकेंड पे तो नहीं होता, तो 2 दिन आपको मिस मिलेंगी। तो वो 2 दिन मैंने डॉट नहीं लगाया, ये सैटरडे और ये संडे, 2 दिन डॉट नहीं लगा। तो मार्केट फिर आपकी 11 जुलाई को ओपन हुई। ठीक है, 2 दिन छुट्टी होती है मार्केट की, सैटरडे संडे सारी मार्केट्स की छुट्टी होती है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या अपनी लोकल हो। ठीक है, तो फिर ये 11 को खुला तो 11 को ये था, फिर 12 को ये था। तो ये इसका चार्ट बनाएं तो इस तरह बनता है। ये है जी डेली चार्ट। फिर वीकली लगा लें जी, वीक 1 जुलाई का, 2 जुलाई का, 3 जुलाई का, हर 7 दिन बाद किस तरह का ट्रेंड बन रहा है कि जी वीक 1 जुलाई के पहले हफ्ते में यहाँ थी प्राइस, 7 दिन बाद यहाँ थी प्राइस क्लोज हुई, फिर 7 दिन बाद प्राइस आखिर में हमने देखी तो वो यहाँ खड़ी थी। तो इन सब का हमने लाइन बना दी, ये वीकली होता है। फिर इस तरह मंथली, हर मंथ के हिसाब से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मंथ का, जनवरी का स्टार्ट में रेट क्या था, फरवरी के स्टार्ट में रेट क्या था, मार्च के स्टार्ट में रेट क्या था। तो हर जो है ना, ये फिर आप प्लॉट कर देते हैं डॉट के मंथ बाद क्या क्या रेट उस टाइम चला था आखिरी दिन वाले दिन, और उस दिन फिर हम लाइन बना लेते हैं। तो ये मंथली चार्ट होता है। इस तरह ये आपके टाइम फ्रेम का कंसेप्ट आपको पता चल गया कि हम टाइम को तोड़ लेते हैं, और जिस तरह टाइम फ्रेम तोड़ते हैं, जितने पैकेट्स उसके प्रोड्यूसिटी बनाते हैं, वो उसका टाइम फ्रेम होता है। अच्छा, चार्ट कहाँ से लेने हैं? चार्ट आपने वैसे ट्रेडिंग व्यू यूज़ होती है इंटरनेशनल, सारा कुछ हमारा भी ट्रेडिंग व्यू से ही समहाउ लिंक है। तो आप किसी भी ब्रोकर से हैं तो आप उस ब्रोकर में जब उसका टर्मिनल खोलेंगे तो वहाँ एक एनालिटिक्स का ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई भी ब्रोकर है वहाँ एनालिटिक्स का ऑप्शन होगा। जब एनालिटिक्स का ऑप्शन होगा तो आपके सामने इस तरह की चीज़ खुल जाएगी, ये रिसर्च पोर्टल खुल जाएगा। वहाँ आपने टेक्निकल पे जाना है, टेक्निकल पे क्लिक करके आपने मल्टी चार्ट्स पे जाना है। तो जब ये मल्टी चार्ट्स पे जाएंगे तो आपके सामने ऐसा चार्ट आ जाए। तो ये वो चार्ट है जिस पे आपने काम करना है। अब ये कैंडल स्टिक का चार्ट है। ठीक है, मैंने आपको सारी पिछले ना लाइन चार्ट समझाया है, ये कैंडल स्टिक। अब ये कैंडल स्टिक क्या होती है, सब्ज़ ग्रीन लाइनें, ये क्या है, ये आपको मैं अगले लेक्चर्स में समझाऊंगा। लेकिन चार्ट बेसिकली आपने यहाँ से निकालना होता है। अब इसको आपने कैंडल स्टिक को वापस लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें सारी। तो ये, और इसमें लाइनें लगा सकते हैं। टाइम फ्रेम, ये D, 4H, 1H, 30 ये टाइम फ्रेम है जो मैंने आपको बताया है, ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये D चल रहा है, मतलब हर कैंडल जो आपको नज़र आ रही है ये 1 दिन की है। तो जितनी कैंडलें आपको नज़र आ रही हैं ये हर दिन के हिसाब से अब गिन लें तो इतने दिन हैं। ठीक है, तो ये हर कैंडल 1 दिन की है। तो ये जून और जुलाई में कितनी कैंडलें होंगी? 30। ठीक है, तो 30 अगर वीकेंड्स निकाल के आप देखें तो 28, 20, 23, 24 होंगी। तो ये वो चार्ट है जो आप आराम से एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, ये रिसर्च पोर्टल से जाएंगे, टेक्निकल पे जाएंगे, मल्टी पे क्लिक करेंगे चार्ट्स पे, तो आपका ये आ जाएगा। ये आप एनालिसिस करना है। ठीक है, ये क्या करना है वो आगे मैं आपको सारे लेक्चर्स बताऊंगा, इसमें क्या देखना होता है। ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट्स क्या होते हैं, कहाँ से निकालें, उसमें टाइम फ्रेम क्या होता है, ये बेसिक्स तो पहले सीख लें। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस एक जनरल वर्ड है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत से मेथड हैं, आप सारे नहीं सीख सकते, ना ही आपको सारे सीखने हैं। तो आपने करना क्या है, आपने कोई स्पेसिफिक मेथड जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपकी साइकोलॉजी, आपके माइंड को क्लिक करते हैं, वो आप सीखें और उसी पे चलें। ठीक है, अगर आपने कोई इंडिकेटर या मूविंग एवरेज के हिसाब से कोई स्ट्रेटजी सेट की हुई है, कोई एनालिसिस सेट की है, आप उसको लेके चलें। अगर आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, इसको लेके चलना है तो प्राइस एक्शन। अगर आपने वॉल्यूम को स्टडी करना है, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की वेरिएशन, फिर वॉल्यूम के हिसाब से कम ज़्यादा वो चीज़ें देखनी है तो वॉल्यूम स्प्रेड, ऑर्डर फ्लो देखना है तो ऑर्डर फ्लो, मार्केट प्रोफाइल। ठीक है, कि वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, प्राइस के ऊपर, तो उसकी स्टडी के हिसाब से लेके चलना है तो मार्केट प्रोफाइल, एलियट वेव, क्राउड साइकोलॉजी, ओवरऑल जो मार्केट का एक विजडम है वो किस तरफ जा रहा है, तो आप एलियट वेव को देख सकते हैं। हार्मोनिक्स, ठीक है, ये जो बटरफ्लाई पैटर्न, बैड पैटर्न, इस तरह के जो हार्मोनिक्स पैटर्न बन रहे होते हैं, इस पे आप स्टडी कर सकते हैं। गैन स्टडी कर सकते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देख सकते हैं, बुलिश एंगल, फरामी, आपका क्या नाम है, डॉजी। ठीक है, उसके अलावा रेलवे ट्रैक, डिफरेंट पैटर्न्स हैं। ठीक है, उस हिसाब से उसको लेके आप मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न से आप मार्केट की जजमेंट कर सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से कंटिन्यूशन चल सकती है।
ठीक है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर और पैटर्न्स को दे सकते हैं, एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसको भी आप यूटिलाइज करते हो। ये डिफरेंट मेथड्स हैं, आपने सारे नहीं सीखने, सारे सीखेंगे तो कुछ नहीं होगा आपसे, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस का ये सबसे बड़ा है चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपने सब कुछ सीख लिया तो आपने कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपस में लड़ाई करते हैं फिर एनालिसिस। एक मेथड कहेगा बाय करो, दूसरा कहेगा सेल करो, तीसरा कहेगा चुप करके बैठो, चौथा कहेगा अभी एंट्री लो, वो लड़ाई। तो किसी एक मेथड पे आपने काम करना है, ठीक है। सिंपल इज़ द बेस्ट, कॉम्प्लेक्स आपको बिल्कुल सब्जेक्टिविटी ले आएगा। हमने ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखनी है, वो सिंपलिसिटी में आएगी। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस में आपका एनालिसिस होता है, लेकिन एनालिसिस पे आपने टेक्निकल एनालिसिस में आपने मेथड डिफाइन करना है पहले, जो आपने पिछले स्लाइड में ये मेथड कोई आपने डिफाइन कर लिया। अब मेथड पे भी आपने ट्रेड नहीं करनी। मेथड के अंदर एक मेथड बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा एक एनालिसिस होता है मेथड के अंदर। अब मेथड के अंदर एनालिसिस को आपने ट्रेड कैसे करना है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताती है कि आपने अगर कोई मेथड चूज़ कर रही है टेक्निकल एनालिसिस का, अब उस मेथड के तहत आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो उसकी एक स्ट्रेटजी आपने डिफाइन करनी है। उसको कहते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो आपको बताएगी कि ये चीज़ें बने तो आपने स्टॉक को बाय कर लेना है, यहाँ स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ टारगेट रखना है। तो मार्केट में कब एंटर होना है, कब उससे निकलना है, कब अग्रेसिव होना है, कब चुप करके बैठना है, उसमें क्या आपकी ट्रेड मैनेजमेंट पॉलिसी होगी, उसको किस तरह लेके चलना है, ठीक है। पोजीशन को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने कैसे करनी है, तो ये आपको मेथड से निकालनी पड़ेगी। जब मेथड से ये चीज़ें निकालेंगे तो उसको कहते हैं स्ट्रेटजी। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होता है, ये एक प्लान होता है जो हम उस मेथड से निकालते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, ठीक है। और ये इस प्लान के अंदर हमें क्लियर पता होता है कि हमने मार्केट के अंदर किस सिनेरियो में बाय करना है, ठीक है। मतलब अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न को देख रहे हैं, अगर आपको मेथड आता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स वाले, ठीक है, टेक्निकल, और आपका इंगल्फिंग पैटर्न बन गया, बुलिश इंगल्फिंग, अब उसका सिनेरियो आपका सामने है कि इस तरह का सिनेरियो बना तो आपने ट्रेड ले लेनी है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। इस तरह फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ आपके रूल्स होते हैं कि आपने इसमें कहाँ एंटर होना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ टारगेट रखना है। सो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या करता है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनवाता है। ज़ाहिर बात है, टेक्निकल एनालिसिस के बाद आपने मेथड चूज़ किया एक, और मेथड चूज़ करने के बाद उसका टेक्निकल एनालिसिस किया, ठीक है, और उसके बाद आपने वहाँ से एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिफाइन की, ठीक है। तो कोई भी मेथड आप टेक्निकल में यूज़ करें, मेथड बहुत बड़ा होता है, वो आपको बहुत लंबे चौड़े एनालिसिस करवाता है, ठीक है। एनालिसिस पे आपने पैसे नहीं लगाने, प्रेडिक्शनों पे आपने पैसे नहीं लगाने, आपने जो एनालिसिस होता है उसमें जो बेस्ट पॉइंट होते हैं, जो आपको ज़्यादातर विन होते हुए नज़र आते हैं, उनको लिख लेना है कहीं, और उसको फिर डिफ़ाइन करना है कि उनको आपने कैसे ट्रेड करना है। ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो ये आगे हम आपसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है जो कि आपको ट्रेड करवाती है। आपने दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, ये स्ट्रेटजी आपको चलाएगी। अब ये स्ट्रेटजी कैसे निकली, ये आपने पहले बैठना है और आपने अपने मेथड के अंदर थोड़ा पहले मेथड को प्ले करें, मेथड पे आप एनालिसिस करें मार्केट में, तो आपको जहाँ अच्छे मेथड के हिसाब से अच्छे सिनेरियो प्ले होते हुए नज़र आए कि यार ये मेथड के हिसाब से ये चीज़ बनती है तो ये चलती है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है, उनको लिख लेंगे कहीं कॉपी में, वो लिखेंगे, कुछ 4-5 बातें होंगी, उनको फिर आपने ट्रेड करना है। ये होती है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। तो सेटअप्स, ठीक है, ये वो सेटअप्स भी कह सकते हैं आपको, ठीक है, कि मार्केट के अंदर वो ऐसे सिनेरियो आपके मेथड के हिसाब से जो बार बार मार्केट के अंदर रिपीट होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कभी कभी बन गए, बार बार रिपीट होते हैं, और वो जब रिपीट होते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, वो हमेशा उसी तरह ज़्यादातर चलते हैं। तो उनको आपने लिख लेना है और उनके फिर आपने बना लेना है, ये जब बनेगा तो मैंने कहाँ बाय करना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, और ये कितना चलेगा, कितना ये शेयर को 50 से 60 करेगा, 50 से 100 करेगा। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है और इसको आपने फिर आगे लेके चलना होता है। सो ये था इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। थैंक